लोग, कैसे हो सब लोग, ठीक है ना। मैं होप करता हूँ कि आपने पहला लेक्चर, इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था एपी के ऊपर, वो आप ले चुके होंगे। ठीक है, उस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ाया था आपको कि इंट्रो क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक इंट्रो दिया था उसका हमने एपी का, ठीक है ना। और उसमें जो वोकैबुलरी हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या वर्ड्स होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और फर्स्ट टर्म्स, ये सब जो भी बेसिक बेसिक चीजें हम लोग यूज करते हैं एपी में, वो हमने आपको बताई। ठीक है ना। और इसके बाद हमने देखा, जो हमने लेक्चर खत्म किया था, हमने खत्म किया था nth टर्म के फॉर्मूले के साथ। ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि उस nth टर्म आया कहां से हमारा, ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, या फिर बोला जाए कि वो फॉर्मूला हम लोग को कैसे हम लोग के दिमाग में आया। ठीक है ना, काफी सिंपल सा, कोई प्रूफ नहीं है वो, बस काफी सिंपल सा एक मेथड है। आप देख सकते हो कि वो अगर ये सब करते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्म है। ठीक है ना। तो हम लोग पहले देखेंगे वो फॉर्मूला कहां से आया, फिर आज कोशिश ज्यादातर ये करेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें। नया लेक्चर, जो नया टॉपिक है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखें, मतलब कोशिश रहेगी, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट क्वेश्चन देखता हूं मैं, अगर करा दूंगा आपसे मैं आपको, अगर तो आज ही, तो फिर मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा वाला टॉपिक। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा, कोशिश ये रहेगी लेकिन कि आज सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करें। ठीक है ना। तो चलो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है ना। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी बंदे की, किसी भी आदमी की एक सैलरी है, कितनी सैलरी है उसकी, 10,000 रुपीज। ठीक है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज, और ये बोला जा रहा है कि उस 10,000 रुपीज में हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या लिखा है मेरे पास, अगर मैं बोल दूं फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी अगर है, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी है मेरी 10,000 रुपीज, ठीक है ना, 10,000 रुपीज है, और हर साल उसके बाद 500 रुपए ऐड हो रहा है। ठीक है ना। तो सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, सेकंड ईयर में हो जाएगी 10,500, ठीक है ना, 10,500, है ना। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, थर्ड ईयर में बेटा हो जाएगी 11,000, है ना, 500 ऐड होते जाएंगे। फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 11,500। ठीक, ऐसे हो रहा है। तो देखो अच्छा, इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है, मैं अगर इसको लिखूंगा, हम लोग इसको एक अलग ढंग से लिखने वाले हैं। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, मैं ये बोलूंगा इससे, अगर फर्स्ट ईयर में तो मान लो 10,000 ही है, सेकंड ईयर से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड ईयर में ऐसे लिखूंगा, अगर सेकंड ईयर को मैं इस प्रकार से कुछ लिखूं कि 10,000 प्लस 500, ठीक है ना। और इस पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10,000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 500। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। फोर्थ ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर से लिख सकते हैं हम लोग 10,000 प्लस 3 इंटू 500, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो एक पैटर्न दिखाएंगे आपको यहाँ पे हम, जैसे कि मान लीजिए ये सेकंड ईयर का लेके चलते हैं हम, सेकंड ईयर का लेक्चर है, इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे मान लो 10,000 प्लस 2 माइनस 1 500, ठीक है ना। बात तो वही है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10,000 प्लस 3 माइनस 1 500। इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500। देखो बेटा कोई फर्क नहीं है, ये तीनों सेम टू सेम है। या तो चाहो तो 11,500 लिखो, या फिर 10,000 प्लस 3 इंटू 500 लिखो, या फिर इस प्रकार से इसको लिखो। मैंने इसको, अच्छा देखो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, जब आप लोग फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो, जब आप लोग फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो, तो बेटा यहाँ पे दिखेगा आपको 4 माइनस 1 कर रहा हूं मैं, तो रिलेशन निकाल पाओगे, ठीक है ना। फोर्थ टर्म मतलब 4 माइनस 1। तो ऐसे ही अगर मैं एपी में आ जाता हूं, ये तो आपको मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था, सिमिलरली हम लोग एपी में आते हैं, सिमिलरली हम लोग एपी में चलते हैं। तो एपी में जैसे मान लो हमारे पास होता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, ऐसे चलता चला जाता है मेरा n तक, an तक जाता है हमारा चलना, ठीक है ना। तो वैसे अगर मैं लिखूं A1 को, अगर मैं लिखूं, अगर मैं A1 को लिखूं तो लिख सकता हूं मैं A प्लस 1 माइनस 1 D। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं, अगर हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं बेटा, तो हम लोग 2 में से पिछले वाले को, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। जब हम लोग थर्ड टर्म लेते हैं तो हम लोग 3 में से 1 को माइनस करते हैं, जब फोर्थ टर्म लेते हैं तो हम लोग 4 में से 1 को माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे तो हम लोग फर्स्ट 1 में से 1 माइनस करेंगे। देखो A1 हमारा A बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये तो पूरा कट के 0 हो जाएगा, तो A1 हमारा A हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब आते हैं A2 पे। A2 कैसे लिखेंगे हम लोग, A प्लस 2 माइनस 1, A प्लस 2 माइनस 1 D। बात तो एक ही है ना।
अब आते हैं A3 पे। A3 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग A प्लस 3 माइनस 1D पे, है कि नहीं? इसको मैं अगर हटाऊं, इसको यहां इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो हमने A3 को कैसे लिखा, A3 को मैंने लिखा A प्लस 3 माइनस 1D। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही आता हूं, हमने क्या करा, जो टर्म हम लोग ले रहे हैं उस टर्म में से 1 को माइनस कर रहे हैं। जैसे यहाँ 3 लिया था तो मैं 3 माइनस 1 किया था, 2 लिया था तो 2 माइनस 1 किया था, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रकार से आता हूं nth टर्म पे, इसी तरीके से अगर लोग nth टर्म में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे an इज इक्वल टू a होता है, और जो टर्म यहां लिखा होता है उसी से हम लोग 1 को माइनस करते हैं, है ना। तो क्या करा हमने, n माइनस 1d। तो यहां से हमको मिला फॉर्मूला nth टर्म के लिए, जो कि जैसा कि आप ये बार बार कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, उसी प्रकार से जनरलाइज फॉर्म दे दी उसने उस पूरे मेथड की। उस जनरलाइज फॉर्म को बोला हम लोगों ने फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, ये n क्या है बेटा, 1 क्यों माइनस कर रहे हैं। देखो जैसे कि हमने लिखा था, एक जनरल फॉर्म होती है एपी लिखने की, a इज इक्वल a1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a1 को लिखते हैं a, a2 को लिखते हैं बेटा a प्लस d, और a3 को लिखते हैं हम लोग a प्लस 2d। मतलब जितना टर्म लिया उससे एक माइनस करके। देखो बात बिल्कुल सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। जब हम लोग a3 ले रहे थे, a3 और ये है मेरा केस, ठीक है। जब हम लोग a3 ले रहे थे तो a प्लस 2d लिखा। जब यहाँ पे हमने थर्ड ईयर की सैलरी ली थी तो मैं a, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको d मान लूं, तो a प्लस 2d लिखा था कि नहीं लिखा था। तो उस प्रकार से ही तो हमने 2 को काट के 3 माइनस 1 कर दिया। तो माइनस वन समझ में आ रहा होगा आपको, रिलेशन सब समझ पा रहे हो आप, ये कैसे मेरे पास टर्म का फॉर्मूला आया, सब समझ में आ रहा होगा आपका। दोबारा अगर नहीं आ रहा तो बेटा एक बार थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा देखो। काफी आसान है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है, आप आसानी से इसको समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ ये दौरा चला हमारा। उसके बाद हमको पता चला कि ये एक जनरल फॉर्म मिलके आती है। उसके बाद हमको यहाँ पे मिली एक जनरल फॉर्म, ठीक है ना, जिसको हमने बोला nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। आप चाहो तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखो, अगर आपको समझना है तो आप पूरा एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था वैसे आप चाहो तो इसको पूरा नोट कर लेना, ठीक है ना। अच्छे से जो भी जितना भी समझ में आपको आए उस हिसाब से इस पॉइंट का नोट बनाना अपने कॉपी पे आप, ठीक है ना। तो चाहो तो उसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपको छोटा सा देखो, बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा है मेरा, बोल रहा है फाइंड 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस दिया गया है, 7 है, 3 है, -1 है और -5 है, और ये सो ऑन बेटा आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, इन्फिनिटी है, बढ़ता जा रहा है। तो 20th टर्म निकालना है। तो हमको एक जनरल फॉर्म पता है, जनरल फॉर्मूला पता है हमको nth टर्म का, जो कि है an इज इक्वल्स टू बेटा a प्लस n माइनस 1d। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है nth टर्म के लिए। तो इसके n की जगह पे जो भी टर्म रखेंगे हम लोग, उस टर्म की मेरे पास वैल्यू आ जानी है, ठीक है ना। जैसे कि हमको यहाँ पे जानना है 20th टर्म निकाल के बताना है हमको, तो यहाँ पे n की जगह पे रखेंगे हम लोग 20 इक्वल्स टू a हमारा 7 है, प्लस n हमारा 20 है, जैसे हम यहाँ पे n की जगह 20 रख चुके हैं, -1। बेटा d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो 3 माइनस 7 दैट इज माइनस का 4। तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पे आएगा 7 प्लस 19 इंटू -4। अब बहुत अच्छी बात है, मेरे को 19 का टेबल आता नहीं है, इसलिए मैं 19 इंटू 4 करके लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 9 36 होता है, कैरी का 3 हो गया, 4 1 4, ठीक है, 4 प्लस 3 7 76 होता है, ठीक है। तो 7 माइनस 76 दैट इज आ गया आपका 70। मतलब आपका इस सीक्वेंस में जो आपका 20th टर्म होगा वो होगा 70। 20th टर्म की वैल्यू हमारी 70 है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, काफी सिंपल सवाल था, आपने देखा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, अगर आपसे बोला जाए इसी मतलब एक और तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। सीक्वेंस है हमारा 3 6 9 12 और ये चलता चला जा रहा है, आखिर में खत्म हो रहा है, ये मतलब फाइनाइट है, 111 मतलब 111 पे हमारा ये गिवन सीक्वेंस है बेटा, 3 6 9 12 से लेकर 111 तक। आपसे बोल रहा है, आपसे पूछा गया है कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। इस टर्म में कितने, सॉरी इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं।
आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला और था, अगर nth टर्म वाले फॉर्मूले में अगर हमको पता है कि उसका लास्ट टर्म क्या है, अगर हमको पता है कि उस गिवन सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, तो हम लोग nth टर्म को लिख सकते हैं लास्ट, मतलब हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है ये वाला a प्लस n माइनस 1d वाला। लेकिन अगर हमको पता है लास्ट टर्म किसी सीक्वेंस का, अगर हमको लास्ट टर्म पता है, या फिर कहें ऐसे इस प्रकार से कुछ कहें कि जो हमारा nth टर्म है वो हमारा लास्ट टर्म है, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब nth टर्म है तो वो हर टर्म के लिए सेटिस्फाई करेगा ना, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो आखिरी हो, है कि नहीं। तो बस उसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो nth टर्म है वो मानना क्या, मतलब वो तो पता ही है, हमने आपको कल बताया भी था कि जो लेक्चर में कि nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म ही बोल सकते हैं अगर हमको फाइनाइट सीरीज दी गई है या फिर फाइनाइट सीक्वेंस दिया गया हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको nth की जगह लिख सकते हैं l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फिर जैसे करते हुए वैसे ही करना है हम लोग को, l की जगह रखना 111 यहाँ पे बेटा जो n की वैल्यू निकल के आने वाली ना हमको, वो होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे जो हमारी वो वैल्यू निकलने वाली है n की, वो कहलाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। तो मतलब असल में n क्या होते हैं हमारे, n होते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, a की वैल्यू मेरे पास 3 है, ठीक है ना, प्लस n को तो निकालना ही है हमको, ठीक है। और d क्या है हमारा 6 माइनस 3 दैट इज 3। अब आते हैं 3, यहाँ पे अगर मैं 3 को उठा के इधर ले आता हूँ, 111 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, कितना बन जाएगा 3 3 9, ठीक है, 6 21, तो n इज इक्वल टू 37 टर्म, मतलब 37th, ये आएगा अपना 37th टर्म। ये वैल्यू नहीं आई है हमारे पास, ये हमारे पास टर्म आया है कि जो मतलब क्या बोल रहा है कि इस गिवन सीक्वेंस में हमारे पास कुल टोटल 37 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास आंसर 37 टर्म्स। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये दो वेरिएशन बताया मैंने कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि मेरा प्रोसेस वही था, बस हमने an की जगह पे l को ले लिया था, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रोसेस था। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन गिवन है बेटा, अगला क्वेश्चन है मेरा विच टर्म ऑफ एन AP इज -81। लिखते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन AP मेरे को गिवन है, AP है मेरी 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हमको AP गिवन है, गिवन AP है, ये हमारी गिवन AP, ये हमारी गिवन AP है। और हमसे बोल रहा है इस AP में कौन सा टर्म -81 होगा, -81 होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि which term of an AP, और AP क्या है हमारी, AP हमारी 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81। हमको पूछ रहा है जो हमारी गिवन AP है उस टर्म का -81 कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। जो हमारी AP गिवन AP है उस AP का -81 कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे दो सवाल आते हैं, एक ही सवाल आता है। वो ये होता है कि बेटा पहले ये तो कंफर्म करो आप कि ये टर्म इस AP में आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है ना। हमको ये कंफर्म करना है कि ये टर्म भैया इसमें आता भी है कि नहीं आता है। हम तभी तो बताएंगे आपको, देखो आपको तब बताएंगे ना हम कि ये टर्म कहाँ पे आता है, जब हमको पता होगा, कंफर्म होगा हमारे पास कि ये टर्म इसमें है भी कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टर्म इस AP में हो ही ना, है ना। तो बस वही देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को मतलब मान लेते हैं हम लोग कि ये टर्म इस AP में है, मान लेते हैं ये टर्म हमारे ये वैल्यू जो है हमारी, ठीक है ना, ये इस AP में है। तो अगर हम मान लेते हैं तो हमको क्या लिखेंगे, वही हम लोग an का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। an का इस्तेमाल करेंगे, an हमारी जगह क्या हो जाएगा, an हो जाएगा हमारे लिए -81, ठीक है ना, ठीक। और हमको यहाँ पे असल में n की वैल्यू निकालनी है, मतलब n क्या पूछा गया, विच टर्म पूछा गया, टर्म कौन सा टर्म होगा, ये -81 इस AP का कौन सा टर्म होगा ये पूछा गया है। तो हमको असल में n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो a हमको -81 गिवन है, a हमको पता है 21 है, d हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे d निकालेंगे, 18 - 21 करके, दैट इज 19 20 21 -3 आएगा, ठीक है ना, d आएगा -3। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d, ठीक है ना। an की वैल्यू -81 है बेटा,
-81 है, ए की वैल्यू 21 है, 21 प्लस एन मेरे को निकालना है, एन ऐसे लिख दिया मैंने, n-1, यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके माइनस कर लेते हैं, पहले -81 इसको उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे हो गया, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -3 एंड +3, कुछ इस प्रकार का है ये चीज, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये जब इधर आएगा तो -3 बनेगा यहाँ पे आके, तो -81 -21 21 3 और ऐड करो, 22 23 24 इक्वल्स टू में -3 एन, ठीक है ना बेटा। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 5, यहाँ पे 8 2 10, मतलब माइनस का 105 इज इक्वल्स टू n अपॉन 3 को नीचे ले आते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बनेगा 3 3 9 बचा 1 3 5 15, मतलब n की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, n की वैल्यू मेरे पास आई 35, और ये क्या है बेटा, ये n है हमारा 35th टर्म, हमारा याद रखना इस फॉर्मूले में n हमारा होता है टर्म, हमारे पास ये पता है हमको कि इस सीक्वेंस में जो 35वां टर्म जो आएगा मेरे पास वो -81 है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, n का आंसर कभी भी कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, वो हमको बताएगा कि इस टर्म पे ये चीज मिल रही है मेरे को, ठीक है ना, जो भी आप ढूंढ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग -81 को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे इसने ये बताया कि जो गिवन सीक्वेंस है हमारा, उसमें जो 35वां जो टर्म आएगा मेरे पास, जो 35वां टर्म आएगा वो हमारा -81 होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, आप ऐसे करके लिखा करो, आदत डाल लो अपनी, एंड इक्वल्स टू 35th टीएस लगा के टर्म, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ ये सवाल होगा, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, जल्दी नोट करो। तो बेटा देखो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी से बिल्कुल सेम पिछले वाला ही है, लेकिन इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इज -150 अ टर्म ऑफ एपी, जो गिवन है हमको, मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि क्या -150 इस गिवन एपी का टर्म है, पूछ रहा है हमसे क्या वो है। तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करा, क्या करा था हमने, मान लिया था, मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारी वैल्यू है वो इसमें आता है, ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि वो इस सीक्वेंस में आता है, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं कहां पे आता है भाई, टर्म नंबर तो देखेंगे कौन से टर्म पे आते हैं, वो भी तो देखना है। तो चलो भाई अपना वही an वाला फॉर्मूला क्या है मेरा, an इज इक्वल टू बेटा है मेरा a प्लस n-1d, जिसमें कि हमको इस n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो an हमारा क्या है, an हमारा वो टर्म है, देखो आपको टर्मिनोलॉजी बताते हैं दोबारा से। हमारी an जो क्या होता है, an होता है हमारा वो क्या बोलते हैं, n टर्म पर जो वैल्यू है, ठीक है ना। n क्या है, n है हमारा वो टर्म, मतलब n हमारा टर्म है और an है हमारा उस n टर्म पे जो वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। जैसे कि an मेरे को गिवन है -150 और हमको n निकालना है कि जो -150 है वो कौन से टर्म पर आता है, ये निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। ये मेरे पास अगर फॉर्मूला है तो an की वैल्यू है -150, a है मेरे पास 11, n मेरे को निकालना है +1 लिख दिया, और d मेरे को पता है क्या, 8 - 11 9 10 11 -3, ठीक है ना। d कैसे निकालना है लोग, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 8 - 11 या तो फिर 5 - 8, ठीक है ना। तो हाँ पहले चीज ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन जो मास्टर होता है वो खेल जाता है, कैसे खेल जाता है, वो ये बोलता है जो आपको जो गिवन वो सीक्वेंस देता है ना, जैसे यहाँ पे तो लिखा है एपी, आपको ऐसे दे देगा इज 150 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, यहाँ लिख देगा सीक्वेंस ENCE, और फिर क्या होता है कुछ भी रैंडमली नंबर दे दे, तो आप पहले चेक कर लेना कि जो गिवन है वो हमारा एपी है भी कि नहीं है। और एपी कैसे चेक करते हैं हम लोग, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है कि नहीं, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ तो लिखा था एपी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी घुमा भी देते हैं टीचर्स, तो यहाँ पे तो एपी लिखा था, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं, हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। तो ये -150 -11, ये -3 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आके माइनस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ लिखा मैंने -3
यहाँ पे लिख दिया मैंने n+1, ठीक है ना, इसको यहाँ छोड़ दिया हमने, ठीक, इस -3 को नीचे ले आए, इसको यहाँ पे माइनस में कर दिया, तो -150 -11 कितना आ जाएगा, -161/3 माइनस का, और ये माइनस माइनस कैंसिल एक दूसरे से, सही करा है, 150 + 10 160 होता है, और 1 और ऐड कर दो तो माइनस का 161 आ जाएगा, हाँ सही करा हमने। और यहाँ पे -1 भी करना है, ये प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा n। तो देखो अब n की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास n की वैल्यू आएगी, एलसीएम लिया मैंने 3, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 161 - 3, ठीक है ना, ये कुछ आ जाएगा मेरे पास, कैसे आएगा, 161 - 3 कितना हो जाता है, 161 गया, 160 गया, 159 गया, बचा 158, 158/3, क्या ये 3 से कटता है, 8 1 9 9 5 14, नहीं करता है भाई। देखो सीधी बात, आपको पता है ये क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू है हमारा एक टर्म, तो भाई टर्म तो ऐसे ही आने वाले ना कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे तो आएगा नहीं कि ये 1/4 टर्म है, ऐसा तो निकाल सकते हैं ना, या तो ऐसा ये तो बोल सकते हैं आप कि ये आधा टर्म है, सीक्वेंस में ये तो आता नहीं, वो तो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, टर्म हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलने वाला है, कुछ होल में वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना, कैसे, जैसे आप इसको जब डिवाइड करोगे 158 को, जब 158 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा 3 5 15, जो कि 0 0 कट जाएगा, नीचे आएगा 8, 3 2 6, यहाँ पे बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे हम लोग 0, तो यहाँ पे पॉइंट का लगाना, यहाँ पे देखो आप, अब देखो क्या है मेरे पास आंसर आएगा 52 होल 2/3, आंसर आ रहा है मेरा होल में। और आपको पता है एक टर्म जो होता है, मैंने बताया आपको, वो टर्म हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना, क्योंकि टर्म हम लोग कभी भी आधा नहीं ले सकते, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये 1.2 टर्म है, ठीक है ना, या फिर ये आधा टर्म है, नहीं बोल सकते ना, हमको हमेशा टर्म की वैल्यू, मतलब हमको n की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, since the value of n is not a positive integer, thus -150 is not a term of given AP, ठीक है, since the value of n is not a positive integer, thus -150 is not a term of given AP, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिखोगे, क्योंकि हमारी n की वैल्यू जो है वो हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, या फिर एक वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए वो -150 इज गिवन AP का टर्म नहीं है। चाहो तो आप इसको नोट कर लो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखो, इन क्वेश्चंस में एक और वेरिएशन आता है, ठीक है ना, वो वेरिएशन लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, कैसा होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन हमारा गिवन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26, ठीक है ना, एंड 10th टर्म इज 51, डिटरमाइन द 15th टर्म। बेटा मेरे को, हम लोग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमको दो टर्म दे दिए जाते हैं, किसी भी एपी का उठा के, यहाँ पर हम लोग एपी हो, ठीक है, देखो एपी गिवन दिया आपको, तो किसी भी एपी का हम लोग को मिनिमम दो टर्म्स दे देते हैं उठा के लोग, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 5वां टर्म और 10वां टर्म दिया गया हमको, ठीक है ना, और बोलता है कभी कभी ऐसा तक बोलता है कि आपको इनके इस जो हमारी एपी है, जिस एपी से एक टर्म्स हमने उठाए हैं, उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ, या फिर उसका पहला टर्म बताओ, या फिर कोई भी एक रैंडम टर्म उसका बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले देखो काफी सिंपल होता है ये, आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है, बस उसी प्रकार से इनको सॉल्व करना है। तो हमको क्या पता है, हमको फिफ्थ टर्म पता है, तो जैसे कि हमको, हालांकि हमको क्या पता है, आसान भाषा में बोलने को, हमको A5 पता है, A5 कितना है 26, और आपको मैंने दिखाया था किसी एपी को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A+D, A+2D, A+3D ऐसे लिखते हैं ना। तो हम लोग जब थर्ड टर्म लिखते हैं, जब A3 लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं, मतलब टर्म अगर तीसरा है तो नंबर 2 लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, तो हम लोग अगर A5 ले रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं क्या, A+4D, ठीक है ना। तो हमको A5 की वैल्यू पता है कितनी, 26 है ना, तो A5 को हटा के हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 26, ये हमको पता है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। और दूसरा क्या पता है हमको, 10th टर्म पता है, मतलब A10 पता है, कितना 51 दिया गया है। तो हम लोग जैसे हमने इसको A5 को लिखा था, वैसे हम लोग A10 को भी लिखेंगे। A10 को क्या हो जाएगा, A10 का आ जाएगा मेरे पास A+9D, और इक्वल्स में बेटा 51 तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। ये हो गया मेरी दूसरी इक्वेशन। अब आप देख पा रहे होगे, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स,
आपको इससे बचपन का नाता है, आपका बहुत पुराने दोस्त हो आप इसके, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो a प्लस 4 इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, खट्टे से माइनस करते हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमको d की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो चलो निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2, तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस 4d इक्वल्स टू 26, यहाँ पे रहेगा a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 51 मतलब 51। जब माइनस करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 5d। यहाँ पे मिलेगा 51 में से 26 गया, 11 में से 6 गया, बचे 5, यहाँ आ गया 4, 4 में से 2 के बचे 2, 25, वही माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दोनों d की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, ठीक है ना। अब बेटा आपको d की वैल्यू मिल गई है, तो आप चाहो तो इक्वेशन 1 का यूज करो, चाहो तो इक्वेशन 2 का यूज करो, आप लोग a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो जब मेरे पास a की वैल्यू निकली रखी है, मेरे पास a की वैल्यू है, कहां गया a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6। जब आप इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करोगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, जिसका भी यूज कर लो, आपके पास a की वैल्यू आने वाली है 6। चलो निकाल ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्यों लिख रहे हैं, निकाल लेते हैं। हम जैसे मान लो इक्वेशन 1 यूज करते हैं अगर, तो जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम d की जगह पे 5 रखेंगे। तो जब इक्वेशन 1 यूज करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, 26 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू निकाली, a ऐसे रखा है, दो a प्लस 4 और d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5, ठीक है। तो 4 प्लस 20, ठीक है, ये 20 हो गया, यहाँ पे 26 प्लस का है, उधर से 20 उठ के आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का, तो 26 माइनस 20 हमारी क्या है कि a की वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमको, a की वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमको 6, तो a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 6। अब बेटा देखो, आपको a भी पता है, d भी पता है। अब आपको पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था डिटरमाइन द 15th टर्म। तो बेटा किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग किसी भी गिवन एपी का कोई भी टर्म अगर हमको निकालना है, तो हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक उसका पहला टर्म और एक उसका वो क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो दोनों हमको यहाँ पता है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, a15 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1d होता है फॉर्मूला, an का फॉर्मूला ये होता है। तो जब हम लोग a15 निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास a की वैल्यू हमको गिवन है 6, ठीक, प्लस n की वैल्यू 15 है, माइनस 1 और d की जगह पे यहाँ d है बेटा, d की जगह पे रखना क्या 5, d की जगह रख दिया हमने 5, तो a15 कितना जाएगा मेरा, a15 बेटा मेरा आ जाएगा 6 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14, और 14 फायदा कितना होता है, 14 फायदा होता है 70, 14 फायदा 70 होता है। तो a15 मेरा कितना आ गया 76, ये 76 वैल्यू मिली आपको। मैंने बताया था an क्या होता है, an होती है वैल्यू और n होता है टर्म। तो मेरे पास a15 की वैल्यू कितनी आ गई 76। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। इसको जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, ये है मेरा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक फाइनाइट मेरी एपी जो खत्म भी हो रही है, उसे बताया इसने कि उसके पास खाली 50 टर्म्स है, ठीक है ना। और हमको दिया गया ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, ठीक है ना। तो फाइंड द 29th टर्म, ये मेरे को बताना है। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास पता है हमको, a3 गिवन है, a3 कितना बेटा 12 है, और देखो बताया गया है कि लास्ट टर्म जो 106 है, लास्ट टर्म हमारा 106 है। और एक और चीज बताई गई क्या कि उस गिवन एपी में खाली 50 टर्म्स है। तो इसका मतलब ये होगा ना कि जो मेरा 50वां टर्म होगा, जो मेरा लास्ट टर्म होगा 50वां टर्म होगा, उसकी वैल्यू 106 गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का यूज करके अगर मैं देखूं इसको पढ़ूं अगर और मैं इसको पढ़ूं, तो इससे मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, कंक्लूजन मिलता है क्या कि जो मेरा A50 है, जो मेरा A50 है बेटा, जो मेरा A50 है वो मेरा है 106। तो देखो A3 आपको पता है, A50 आपको पता है, जैसे हमने पिछला सवाल करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं उसको। A3 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 2d और A50 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 49d। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे बेटा तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, a से a कैंसिल, 49 माइनस का 49 और प्लस का 2 दैट इज माइनस का 47d और इक्वल टू बेटा माइनस का 106 माइनस 12। तो जब 106 में से 12 हटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, आएगा माइनस का 94, ठीक है, माइनस का 94, माइनस से माइनस दोनों तरफ माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो d की वैल्यू आने वाली है मेरे पास 94/47 दैट इज 2। मेरे पास b की वैल्यू कितनी आई, मेरे पास b की वैल्यू आ गई 2। हम लोग किसी इक्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें इसका करते हैं ऊपर वाली का। मेरे पास a प्लस 2d गिवन है हमको 12, जिसमें से d की वैल्यू पता चल गई है 2। तो a निकल आएगा मेरे पास, यहाँ 12 लिखा मैंने, यहाँ प्लस का 2d था, वहां पे माइनस का 2d हो जाएगा,
तो -2, b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 × 2 दैट इज 4, 12 - 4 दैट इज 8। तो बस a की वैल्यू आ गई कितनी, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, b की वैल्यू मेरे को पता है 2। जब मैं a निकालना है मतलब a29 निकालना है मेरे को, तो a29 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है फॉर्मूला। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला किसका, nth टर्म का, मतलब an का फॉर्मूला ये होता है। तो हमको जब a29 निकालना है तो फिर a की जगह पर रखेंगे 8 प्लस n की जगह पर रखेंगे 29 माइनस 1 और d की जगह पर रखेंगे क्या, d की जगह पर रखेंगे 2, यहाँ रखा 2। तो यहां से आपको मिल जाएगी a29 की वैल्यू, जो भी सॉल्व करके आ रहा निकालो उसको, क्या आएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 28, 28 इंटू 2, 2 8 16 करेगा 1, 2 2 4 1 5, 56 प्लस 8 8 4 12 13 14, मतलब 90 कुछ इस प्रकार से कितना 90, सॉरी रुक जाओ वेट अ मिनट ब्रो, 28 2 कितना 56, 56 प्लस 8, अरे 90 आ गया, 64 आएगा 64, ठीक है ना। मेरे पास आ गई a29 की वैल्यू कितनी आ गई 64। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो इसमें क्या बदला था, एक ही बदलाव था, कर लिया, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी गिवन की, ठीक है ना, बाकी सब आपका पहला जैसा था एकदम। तो उसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो बच्चों ये देखो आपका अगला सवाल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हालांकि an वाला नहीं है, मतलब nth टर्म वाला नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कराता हूँ, जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया होगा ना, ये उससे हल्का सा रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो है तो इसी चैप्टर का ना, मतलब क्या है तुमको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ 21, a, b, -3 आर इन एपी, 4 टर्म्स दिए गए हैं और हमको बोला कि ये 4 टर्म्स हमारे एपी में है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे बेसिक ज्ञान किसी एपी का क्या होता है कि वो कम से कम इतना तो पता हो कि वो एपी में है कि नहीं ठीक है ना। तो यहाँ पे एपी में तो है ही, तुमको पता चल गया। दूसरी चीज, अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, हमको फर्स्ट टर्म पता है। तीसरी चीज, अगर एपी में है फर्स्ट टर्म भी पता है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, आगे वाला माइनस पीछे वाला। अगर मैं आगे वाले को बी बोलूं अगर और पीछे वाले को ए बोलूं, तो हम लोग किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए करके, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं क्या यहाँ पे बी माइनस ए नहीं, बी माइनस ए नहीं, बी माइनस ए बिल्कुल नहीं, एक्स और वाई मान लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको बी माइनस ए बताया तो आप तो बिल्कुल पता है क्या क्या सोच रहे हो, आप बोलो क्या सर इन टर्म्स की बात कर रहा हो क्या, नहीं इन टर्म्स की बात नहीं कर रहे। अगर दो टर्म्स है, मान लीजिए वो दो टर्म्स एपी में है, वो टर्म्स है हमारे एक्स और वाई, तो अगर उन दो टर्म्स का हमको कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर एक्स पिछला टर्म है और वाई मेरा अगला टर्म है तो हम लोग निकालते हैं वाई माइनस एक्स करके, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है ना। तो चलो हमको पता है दो टर्म्स एपी, सॉरी 4 टर्म्स हमारे एपी में है, विच इंप्लाइज a माइनस 21, आपको पता है कॉमन डिफरेंस, वो डिफरेंस सब में कॉमन रहने वाला है एपी में, इसीलिए तो a माइनस 21 मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला इज इक्वल्स टू b माइनस a, मतलब ये भी तो आगे वाला है, ये पीछे वाला हो गया। तो a माइनस 21 इज इक्वल्स टू b माइनस a, आगे वाला माइनस पीछे वाला, और यहाँ पे भी आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है ना, इक्वल्स टू b माइनस a। ऐसा क्यों, सिंस दे आर इन AP, इनके बीच का डिफरेंस भी सेम होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से हमको मिलेगी एक इक्वेशन कैसी होगी बेटा, यहाँ a प्लस का यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे उठ के आएगा बन जाएगा 2a, और ये b उठ जाएगा यहाँ पे बन जाएगा माइनस b इज इक्वल्स टू 21। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अब एंड क्या बोलेंगे हम लोग, b माइनस a, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है ना। तो देखो यहां से मिलेगा हमको b माइनस a इज इक्वल्स टू -3 माइनस b, ये भी तो आगे वाला है, ये पीछे वाला है, तो इक्वल्स टू -3 माइनस b। समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एकदम बेसिक सा लॉजिक यूज कर रहे हैं क्या, कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये लोग एपी में है, हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं खाली, और उसी का यूज करके मैंने ये रिलेशंस, दो रिलेशंस लिखे, ठीक है। b माइनस ए इसके भी इक्वल होगा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस 21 एंड b माइनस ए इज इक्वल्स टू -3 माइनस b, है कि नहीं। ठीक, तो यहां से एक और रिलेशन मिलेगा मेरे को b में, कैसे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिलेगा 2b, ये भी उठ के इधर आ गया 2b माइनस a इज इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। ये काम करते हैं, दोनों को एक ही फॉर्म में ले आते हैं, ये 2a माइनस, मतलब 2a माइनस ही पहले ना, चलो ऐसे लिखा है कोई बात नहीं, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब बाय इक्वेशन 2
वो एक काम करते हैं, अब इनको आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है आपको, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस, आपका पुराना नाता है जैसा आपको बता चुका हूं मैं इक्वेशन के साथ, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास इक्वेशंस क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है 2a माइनस b इज इक्वल टू 21। दूसरी इक्वेशन मेरे पास 2b माइनस a, एक काम करते हैं पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा माइनस का 2b, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2b, और ये बनेगा प्लस का a इक्वल टू ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक, अब ये थोड़ा सा दिखने में हमको फैमिलियर, वो थोड़ा सा अच्छी लग रही है, शांत स्वभाव की लग रही है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन में करें तो यहाँ जाएगा 2a, यहाँ बन जाएगा 4b, यहाँ बन जाएगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 4b माइनस का b दैट इज 3b इज इक्वल टू 21 में से 6 गया, बचा कितना 15, b की वैल्यू आ गई यहाँ से क्या, मेरे पास आ जाएगी 5, b की वैल्यू 5 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन का यूज करो, मैं इक्वेशन 2 का यूज करता हूँ, सिंपल थोड़ी सी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोग b की वैल्यू रख देंगे, जब b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 बन जाएगा, 2 इंटू ये बनेगा 5 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3 बनेगा, तो यहाँ माइनस a की वैल्यू आएगी माइनस 3, ये 5 टू 10, यहाँ पे आएगा माइनस का 10, तो a इज इक्वल टू बेटा माइनस माइनस कट जाएगा दोनों का, वो सॉरी अभी आगे नहीं कटेगा, मतलब बाद में कटेगा, 10 प्लस 3 माइनस का 13 आएगा, यहाँ पे माइनस का 13 आएगा, ये माइनस का a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिली क्या, a की वैल्यू मेरे को मिली यहाँ से 13। आपको a पता है, आपको b पता है, a प्लस b निकालना है, सिंपल सा है बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 13 5 18, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 18। काफी सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का सवाल है प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सवाल है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको यह सवाल कराया। अच्छा सवाल था, एक बेसिक नॉलेज पर डिपेंड था, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो फिर लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, बड़ा छोटा सा है, ठीक है ना, बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि अगर मेरे पास कोई एपी लिखी हुई है, अगर हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन एपी है, उसमें से बोला गया है कि पीछे से चौथा टर्म बताओ, मेरे को पीछे से चौथा टर्म बताओ क्या होने वाला है एपी में, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको उसके लिए लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। तो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है इस चीज के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो एपी, गिवन एपी हमारी फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, गिवन एपी मस्ट बी फाइनाइट, NITE, ठीक है ना, ये हो गया कंडीशन। ठीक, अब जैसे मान लो एक किसी भी एपी को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग a फिर a प्लस b फिर a प्लस 2d फिर a प्लस 3d, इस प्रकार से लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं। मान लिया हमने इस एपी का, इस फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म मेरा l है, ठीक है ना, इसका मैंने लास्ट टर्म मान लिया l। तो बेटा अगर लास्ट टर्म मेरा l है तो l से ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, l माइनस d, ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस है उस टर्म में से मैंने उस टर्म में से उस कॉमन डिफरेंस को मैंने माइनस कर दिया, तो उससे ठीक पहले वाला टर्म मिल जाएगा, है कि नहीं। और इससे पहला टर्म क्या हो जाएगा, इससे पहला टर्म हो जाएगा l माइनस 2d, दो बार मैंने माइनस किया, ठीक है। अब समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये समझ में आना कैसे आया, लास्ट टर्म मेरा l है तो उससे ठीक पहला टर्म क्या होगा l माइनस d, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको किसी एपी में सीधे चलना है, इस तरीके से चलना है, ऐसे चल रहा है, तो क्या करते थे हम लोग, यार टर्म में a में प्लस b कर देते हैं, फिर प्लस d कर देते हैं, फिर प्लस d करते चले जाते हैं, कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर मैं पीछे आ रहा हूं, तो क्या करेंगे, पहले प्लस करते थे, अब क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, जैसे कि a प्लस 3d में से माइनस d करेंगे तभी तो a प्लस 2d आएगा, a प्लस 2d में से माइनस d करेंगे तभी तो a प्लस b आएगा, a प्लस d में से माइनस d करेंगे तभी तो a आएगा। वैसे यहाँ पे जब हम लोग पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, l में से जब d माइनस करेंगे तभी तो उसका ठीक पहले वाला टर्म मिलेगा, l माइनस d में से जब d माइनस करेंगे तभी तो पहला टर्म, उसके पहले वाला टर्म मिलेगा। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा l माइनस 3d, इस प्रकार से कुछ होगा। तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे करके लिख दूं तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। आप याद करो एकदम वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में वीडियो के हमने आपको जो एग्जांपल दिया था वो एन टर्म के लिए बिल्कुल वही इस्तेमाल करने वाले हम लोग। क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था एन, इसको हम लोग हर फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d होता था, जो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू वही यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, है ना। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए आता है,
तो लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, लास्ट टर्म क्या होगा मेरा एल, ठीक है ना, लास्ट टर्म मेरा एल हो गया। लास्ट सेकंड टर्म क्या होगा, लास्ट सेकंड टर्म SECOND, लास्ट सेकंड टर्म क्या है मेरा एल माइनस डी, ठीक है ना। इसको मैं एक प्रकार से और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, एल माइनस 1 डी, सॉरी 2 -1 डी क्यों, क्योंकि लास्ट सेकंड चल रहा है। लास्ट टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट टर्म लिखेंगे एल माइनस 1 डी। सो रिलेट करो, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले जो मैंने nth के लिए बताया था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है ना। लास्ट टाइम कैसे लिखा मैंने, लास्ट टाइम मेरा होता है एल, या तो एल लिखो या फिर क्या लिखो, एल माइनस 1 डी, आता तो वही है, एल ही आ रहा ना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म है, मतलब पीछे से पहला टर्म है ना, पीछे से पहला टर्म है तो यहाँ पर रखा हमने एन की वैल्यू 1, पीछे से दूसरा टर्म है तो यहाँ पर रखा हमने एन की वैल्यू 2, तो लास्ट थर्ड क्या होगा, लास्ट थर्ड मेरा होगा एल माइनस 2 डी, मतलब एल माइनस 3 -1 डी, इस प्रकार से, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर चलते चले जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा, अगर पीछे से गिनती करूं और n की तरफ जाऊं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा nth टर्म, ऐसे लिखूं मैं, nth टर्म फ्रॉम एंड या फिर फ्रॉम लास्ट पॉइंट, ठीक है। कैसे लिखेंगे, l माइनस, देखो यहाँ पे जब थर्ड लिया था तो यहाँ से 3 माइनस करा था, तो यहाँ पे क्या, यहाँ n ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे n माइनस करेंगे, l माइनस n -1 डी, कुछ ऐसा आ गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला कैसा आ गया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया nth टर्म को जानने के लिए किसी एपी के पीछे से, ठीक है ना, नोइंग द nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला उस चीज का है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराना मेरे को, ठीक है, जल्दी करो। तो देखो बच्चा, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको एक फॉर्मूला तो मिल चुका है वो लास्ट टर्म के लिए और सॉरी nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए, है कि नहीं, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 5, 9, 13 टिल 185। देखो ये फाइनाइट एपी है ना, फाइनाइट एपी, मेरे को एल यहाँ पे पता है, एल यहाँ पे 185 है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, बेटा फॉर्मूला था मेरे पास l माइनस n -1 डी, ये था मेरे पास, ये l लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो l क्या है मेरे पास 185 माइनस n क्या है मेरे पास, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो हमको क्या कर रहे हैं हम लोग, नाइन्थ निकाल रहे हैं, तो नाइन्थ टर्म निकाल रहे हैं, नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, नाइन्थ पूछा गया है, तो नाइन्थ टर्म मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 -1, और डी मेरा कितना है, डी आपको पता चल जाएगा कैसे, 9 - 5 कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ आ गया मेरे पास। तो 185 माइनस 9 -1 8 होता है, 8 4 32 होता है, तो आ जाएगा यहाँ पे 38 4 32 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, तो यहाँ पे 5 में से 2 गया बचे 3, 8 में से 3 बचा 5 और 1, तो नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट या फिर बोलो आप A9 फ्रॉम लास्ट कितना आया मेरे पास 153, यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। तो बच्चों आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं लोग, ठीक है ना, इसी टॉपिक पे खत्म करते हैं। ये आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है और एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट बताया, वो था लास्ट टर्म वाला, ठीक है ना। तो अभी आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आगे हम लोग मिलेंगे आपके साथ, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो इन्हीं टॉपिक्स की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता क्या पता शायद कल भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही चले, शायद कल भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही चले, और नहीं तो हम लोग आगे का लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे या फिर आगे का टॉपिक अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।